स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में मीडिया एक देश की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा वेपन है और आज की डेट में इसका काम लोगों की सोच को शेप करना, नैरेटिव्स बनाना और दुनिया के सामने किसी दूसरे देश की तस्वीर को अपने हिसाब से पेश करना है। लेकिन जब बात अपने भारत की आती है तो हम अक्सर देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर वेस्टर्न मीडिया, इंडिया को गलत तरीके से पेश करता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो ना सिर्फ हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग को इफेक्ट करता है बल्कि हमारे देश के इंटरनल कॉन्फिडेंस और यूनिटी पर भी असर डालता है। आप एक पैटर्न नोटिस कीजिए, 2019 का CAA प्रोटेस्ट, उसके बाद अग्निवीर के प्रोटेस्ट, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर, उसके बाद कास्ट सेंसस, कास्ट के बाद अब लैंग्वेज और फाइनली वक्फ। आज न्यूज नेटवर्क सिर्फ न्यूज नहीं देते बल्कि अपनी कंट्रीज के ग्लोबल चीयर लीडर्स होते हैं जो उनकी कल्चर, पॉलिसीज और अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने रखते हैं। इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क्स जैसे कि BBC, CNN, अल जजीरा, रशिया का RT अपनी कंट्रीज के परसेप्शन को पॉजिटिवली सामने रखता है और वही दूसरी कंट्रीज को नेगेटिवली टारगेट करते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC अपनी ग्लोबल रीच और जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी के लिए फेमस है, लेकिन यह अक्सर ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रमोट करता दिखाई देता है। इसी तरीके से कतार से फंडेड अल जजीरा मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव्स को वर्ल्ड स्टेज पर लाता है और कभी कभी वेस्टर्न नैरेटिव्स को भी चैलेंज करता है। वॉइस ऑफ अमेरिका यानी VOA और CNN भी अपनी कंट्री अमेरिका के लिए यही काम करते हैं। ये न्यूज नेटवर्क्स दुनिया भर में अपना नैरेटिव सेट करते हैं, मतलब ये अपने देश की कहानी को दुनिया भर में बताते हैं। BBC ने ब्रिटेन की सॉफ्ट पावर को बढ़ाया, अल जजीरा ने मिडिल ईस्ट की आवाज को ग्लोबल बनाया और CNN ने अमेरिका के नजरिए को दुनिया भर में पहुंचाने का काम किया। इन नेटवर्क्स ने ना सिर्फ खबरें दी बल्कि अपने देश की सोच, अपने देश की संस्कृति और राजनीतिक दृष्टिकोण को भी बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट किया। लेकिन दोस्तों, जब बात अपने भारत की आती है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है, तो एक सवाल खड़ा होता है। इंडिया जैसे उभरते हुए ग्लोबल लीडर के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है जो दुनिया भर में अपना पर्सपेक्टिव रख सके। हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डाइवर्सिटी और सॉफ्ट पावर की ढेर सारी कहानियां हैं जो ग्लोबल अटेंशन डेफिनेटली डिजर्व करती हैं। फिर भी ना तो कोई प्राइवेट सेक्टर में और ना ही गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इन कहानियों को दुनिया भर में ले जाए। दोस्तों, आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में इंडिया को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो इंटरनेशनल मीडिया से निकलने वाले गलत नैरेटिव्स और डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला कर सके। सच तो यह है कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की लड़ाई अब सिर्फ युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं है, यह डिजिटल क्षेत्र तक पहुंच गई है जहां नैरेटिव्स का कंट्रोल राष्ट्रों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दरअसल आज के टाइम में नैरेटिव सिर्फ सच या झूठ का नहीं है बल्कि किस तरह से वो नैरेटिव दिखाया जाता है यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी ग्लोबल इशू पर डिबेट होती है, चाहे फिर वो टेररिज्म पर हो, ह्यूमन राइट्स पर हो या क्लाइमेट चेंज पर हो, तो मीडिया एक मेजर रोल प्ले करता है। जो मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल करता है वो पब्लिक परसेप्शन कंट्रोल करता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में परसेप्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर एक देश के बारे में नेगेटिव परसेप्शन है तो चाहे ग्राउंड रियलिटी कुछ भी हो, उसकी ग्लोबल इमेज डैमेज हो सकती है। सच तो यह है कि वेस्टर्न मीडिया के इंडिया के खिलाफ एक अलग ही एजेंडा चलता है। चैनल्स जैसे कि BBC, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट अक्सर भारत को गलत तरीके से पेश करते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज नेगेटिव बन जाती है। इनका नैरेटिव हमेशा वन साइडेड होता है और इंडिया की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को समझने में ये पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। चाहे बात कश्मीर के मुद्दे की हो, ह्यूमन राइट्स की हो या फिर इंटरनल प्रोटेस्ट जैसे कि CAA, NRC या फार्मर प्रोटेस्ट की हो, ये लोग सिर्फ वही एंगल दिखाते हैं जो भारत को बैकवर्ड, इंटॉलरेंट या अथॉरिटेरियन दिखाए। इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ, कल्चरल डाइवर्सिटी या ग्राउंड लेवल एफर्ट्स को ये लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। 2023 में BBC ने कश्मीर में प्रेस फ्रीडम पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें कुछ कश्मीरी जर्नलिस्ट के केसेस हाईलाइट किए गए जिन्हें टेररिज्म के चार्जेस में जेल डाला गया था। अब आर्टिकल का नैरेटिव यह था कि कश्मीर में प्रेस फ्रीडम को दबाया जा रहा है। इंडियन अथॉरिटीज ने इस आर्टिकल को इनअप्रोप्रिएटली डिफेमेटरी बोला और इसके खिलाफ लीगल एक्शन की बात की। यह आर्टिकल पूरा कॉन्टेक्स्ट छोड़ देता है, जैसे कि टेररिज्म के खिलाफ इंडिया के स्ट्रिक्ट लॉस, सिक्योरिटी के कंसर्न्स और क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी का इशू। देखिए, कश्मीर एक सेंसिटिव रीजन है जहां नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बना के रखना पड़ता है। लेकिन BBC ने सिर्फ एक ही नैरेटिव को दिखाया जो इंडिया के एफर्ट्स को अंडरमाइन करता है। इसी तरीके से साल 2023 में BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, उसने 2002 के गुजरात राइट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोल पर सवाल उठाए। यह डॉक्यूमेंट्री इंडिया में बैन हो गई क्योंकि इसे प्रोपेगेंडा के रूप में दिखाया गया। अब देखिए, डेफिनेटली गुजरात राइट्स एक सेंसिटिव हिस्टोरिकल इवेंट है और इस पर बात करना भी जरूरी है, लेकिन BBC की अप्रोच वन साइडेड थी।
इसने ना सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को टारगेट किया बल्कि इंडिया के जुडिशियल सिस्टम और रिकॉन्सिलिएशन एफर्ट्स को भी इग्नोर कर दिया। अब यह सब दिखाता है कि वेस्टर्न मीडिया कैसे सेंसिटिव मुद्दों को अपने हिसाब से ट्विस्ट करता है बिना इंडिया के पर्सपेक्टिव को समझे। एक और मिसाल, 2020 में बीबीसी न्यूज एट 10 ने 1943 के बंगाल फेमाइन के ऊपर एक रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट की, जिसमें विंस्टन चर्चिल के रोल को हाईलाइट किया गया, लेकिन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के बिना। इससे यह इंप्रेशन दिया गया कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज के दौरान इंडिया के साथ जो हुआ उसका नैरेटिव अब भी बायस्ड तरीके से दिखाया जा रहा है। बंगाल फेमाइन में अनुमान है कि 3 मिलियन लोगों की मौत हुई और उसकी वजह कॉलोनियल मिसमैनेजमेंट और वॉर टाइम पॉलिसीज थी, जैसे कि फूड एक्सपोर्ट्स जारी रखना और इनएडिक्वेट रिलीफ मेजर्स। लेकिन बीबीसी ने इस इशू को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि सिर्फ चर्चिल का पर्सनल फेलियर था, बिना ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर किए। जबकि एक स्टडी के मुताबिक बंगाल फेमाइन 1943 का मुख्य कारण ब्रिटिश पॉलिसीज का फेलियर था, ना कि ड्रॉट, जैसे कि अक्सर ये न्यूज चैनल्स दावा करते हैं। स्टडी ने यह बताया कि वॉर टाइम पॉलिसीज जैसे कि स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक्स और राइस एक्सपोर्ट्स ने फूड शॉर्टेज को बढ़ाया था, जिससे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल पॉपुलेशन के लिए एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया। चर्चिल की प्रायोरिटीज जैसे कि वॉर एफर्ट्स के लिए रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना, उन्होंने भी क्राइसिस का हाल और ज्यादा बदतर किया था। दोस्तों, यह सब दिखाता है कि वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव कैसे वन साइडेड होता है और यह इंडिया के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बनाने का काम किस तरह बखूबी निभाता है। यह सिर्फ बीबीसी तक सीमित नहीं है। अल जजीरा ने तो 2015 में इंडिया के मैप को ही गलत दिखा दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्साई चिन, लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स को इंडिया का हिस्सा ही नहीं बताया गया था। यह एक बड़ा इशू बना क्योंकि इससे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज किया गया। इंडिया ने इसके खिलाफ एक्शन लिया और अल जजीरा पर 5 डेज का बैन तक लगाया था। यह इंसिडेंट दिखाता है कि एक सिंपल सी चीज जैसे कि मैप भी कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट डाल सकती है। अल जजीरा का यह एक्शन अक्सर पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करता दिखाई देता है, जो इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस मामले में पीछे नहीं है। 2019-20 के CA NRC प्रोटेस्ट के दौरान इन आउटलेट्स ने इंडिया के खिलाफ एंटी माइनॉरिटी नैरेटिव को एग्रेसिवली पुश किया। CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इंटेंट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज को शेल्टर देना था और NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पर्पस इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना था। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इन लॉस को एंटी मुस्लिम टैग बना दिया, बिना भारत के सिक्योरिटी कंसर्न्स या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझे। वहीं अगर हम इस मुद्दे की असल रियलिटी को देखें तो CA का मोटिव किसी की सिटीजनशिप को वापस लेना था ही नहीं। ये प्रोटेस्ट कॉम्प्लेक्स थे और इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का भी बड़ा रोल था, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने सिर्फ केओस और वायलेंस को हाईलाइट किया, जो इंडिया को अनस्टेबल दिखाने का काम करता है। 2020-21 के टाइम पे फार्मर प्रोटेस्ट में भी यही पैटर्न देखा गया। वेस्टर्न मीडिया ने प्रोटेस्ट का केओस और गवर्नमेंट के खिलाफ नैरेटिव्स को दिखाया, लेकिन यह नहीं बताया कि गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए क्या कोशिशें की थी या नेगोशिएशंस कैसे चल रहे थे। इससे यह इंप्रेशन गया कि इंडिया में फार्मर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा, जबकि ग्राउंड रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। यह सिलेक्टिव रिपोर्टिंग भारत को एक वीक और डिवाइडिव नेशन के रूप में पेश करती है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स और अलाइज के लिए नेगेटिव सिग्नल बनता है। एक और शर्मनाक एग्जांपल, द न्यूयॉर्क टाइम्स का 2014 का कार्टून। जब भारत ने अपने मंगलयान मिशन को सक्सेसफुली मार्च तक भेजा तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस अचीवमेंट का मजाक उड़ाया। इसने एक कार्टून पब्लिश किया जिसमें एक इंडियन व्यक्ति को गाय के साथ एलीट स्पेस क्लब के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया गया। यह कार्टून ना सिर्फ रेसिस्ट था बल्कि इंडिया की साइंटिफिक प्रोग्रेस को भी अंडरमाइन करता था। मंगलयान एक लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट मिशन था जो इंडिया की इनोवेशन और एम्बिशन का सिंबल था, लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसे एक जोक बना दिया। जब चंद्रयान 3 ने 2023 में मून पर सक्सेसफुल लैंडिंग की तो वेस्टर्न मीडिया ने थोड़ी सी कवरेज दी, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से यह एक मैसिव अचीवमेंट था। अगर इंडिया के पास अपना न्यूज चैनल होता जो कि इंटरनेशनल स्तर के ऊपर भारत की अचीवमेंट्स को दिखाता तो ये अचीवमेंट्स प्राउड नैरेटिव के साथ दुनिया के सामने रखी जाती। दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा डिजिटल एज में और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ये नैरेटिव्स बहुत जल्दी वायरल होते हैं। वेस्टर्न मीडिया के आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज या रिपोर्ट्स को देखकर ग्लोबल ऑडियंस में इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज बन जाती, जो भारत की सॉवरेनिटी और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए हार्मफुल है। इंडिया के पर्सपेक्टिव को या तो इग्नोर किया जाता है या फिर डेलिबरेटली सप्रेस करने की कोशिश होती है। इससे ना सिर्फ भारत की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है बल्कि ये जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में भी भारत की पोजीशन को वीक कर देता है। सच तो यह है कि वेस्टर्न मीडिया का यह नैरेटिव कंट्रोल एक तरह से सॉफ्ट पावर वॉरफेयर है। वो अपने लेंस के थ्रू भारत को जज करते हैं, बिना किसी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री या चैलेंजेस को डीपली समझे हुए। अब इसके पीछे कुछ की मैकेनिज्म्स काम करते हैं।
देखिए, वेस्टर्न मीडिया सिर्फ वही स्टोरीज या एंगल्स को चूज करता है जो उनके नैरेटिव को सूट करे। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर में प्रोटेस्ट या वायलेंस को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को इग्नोर किया जाता है। इन्हें यह समझ नहीं आता कि इंडिया एक कॉम्प्लेक्स नेशन है जिसमें 1.4 बिलियन लोग, मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर्स और हिस्ट्रीज हैं। लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवर सिंप्लीफाई करता है, जैसे इंडिया में माइनॉरिटीज अनसेफ है या इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये हाफ ट्रुथ्स पर बेस्ड होते हैं और ग्राउंड रियलिटी से काफी ज्यादा दूर है। कॉलोनियल माइंडसेट अब भी वेस्टर्न मीडिया की कवरेज में दिखता है। ये अक्सर अपनी कंट्रीज के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के चाइना के साथ टेंशंस पर रिपोर्टिंग करते वक्त वेस्टर्न मीडिया अक्सर चाइना के नैरेटिव को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता था, क्योंकि चाइना एक बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है। और दोस्तों, इनकी यही हरकतें ना सिर्फ भारत की ग्लोबल इमेज को डैमेज करती हैं, बल्कि देश की इंटरनल यूनिटी और कॉन्फिडेंस पर भी असर डालती हैं। इसके साथ ही ये सब कंबाइन होकर इंडिया के खिलाफ एक नेगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, जो ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेसी के लिए हार्मफुल है। इसीलिए आज के टाइम में भारत को अपना नैरेटिव खुद कंट्रोल करना होगा, अपने मीडिया, अपने सोशल मीडिया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ताकि दुनिया तक एक असली तस्वीर पहुंचे, ना कि वेस्टर्न मीडिया का एक बायस्ड वर्जन। मीडिया सॉफ्ट पावर का एक इंपॉर्टेंट टूल है। बॉलीवुड, योगा, आयुर्वेद जैसे टूल से इंडिया ने सॉफ्ट पावर में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जब नैरेटिव की बात आती है तो इंडिया रिएक्टिव हो जाता है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास भी दूरदर्शन यानी डीडी न्यूज है, जो एक गवर्नमेंट रन चैनल है और प्रसार भारती के अंदर आता है। डीडी इंडिया एक इंटरनेशनल विंग भी रखता है, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव्स को दुनिया तक ले जाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है। लेकिन सच कहूं तो डीडी इंडिया की रीच और इंपैक्ट ग्लोबल लेवल पर नेग्लिजिबल है। उसके कंटेंट की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और रीच बीबीसी, अल जजीरा या सीएनएन जैसे नेटवर्क्स के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। दूसरी तरफ हमारे पास कुछ प्राइवेट न्यूज चैनल्स भी हैं, जैसे कि एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी और वियॉन। इनमें से वियॉन थोड़ा सा इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करता है और इसने कुछ हद तक अपना नाम भी बनाया है। ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स देने की कोशिश भी करता है, लेकिन वियॉन का फोकस अभी भी लिमिटेड है और इसका बजट और रीच भी उन ग्लोबल जायंट्स के मुकाबले बहुत कम है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल आता है कि क्या भारत के पास रिसोर्सेज की कमी है? जी बिल्कुल नहीं। इंडिया के पास पैसा है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है और सबसे बड़ी बात, हमारे पास एक वाइब्रेंट स्टोरी है जो दुनिया को सुननी चाहिए। इंडिया के पास वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं और एक ऐसी यंग पॉपुलेशन है जो डिजिटल मीडिया को समझती है। तो फिर अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ है तो भाई फिर प्रॉब्लम कहां पे है? दोस्तों, प्रॉब्लम है विजन की कमी, कोऑर्डिनेशन की कमी और एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की कमी। इंडिया ने अभी तक अपने मीडिया को एक स्ट्रैटेजिक असेट के रूप में नहीं देखा। हमने मीडिया को सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या टीआरपी के लिए यूज किया है, लेकिन इसकी ग्लोबल पोटेंशियल को टैप नहीं कर पाए। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि आखिर अपना इंटरनेशनल न्यूज चैनल भारत के लिए क्यों जरूरी है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो भारत के नैरेटिव को दुनिया के सामने रखेगा। दुनिया के लोग भारत को सिर्फ बॉलीवुड, साम सपेरा या पॉवर्टी के थ्रू नहीं देखेंगे। ये चैनल भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, साइंटिफिक अचीवमेंट्स, कल्चरल रिचनेस और जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स को हाईलाइट करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मिसाल के लिए अमेरिका के न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स का वो रेसिस्ट कार्टून याद करिए। 2014 में इस न्यूज़पेपर ने हमारे मंगलयान की सक्सेस को उसके कार्टून के जरिए मजाक उड़ाया था। इसमें एक भारतीय व्यक्ति को गाय के साथ इलीट स्पेस क्लब का दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिखाया गया, जबकि मंगलयान मिशन बहुत बड़ी सक्सेस थी। ऐसे जब बात चंद्रयान 3 की आई तो इंटरनेशनल मीडिया ने इस मिशन को थोड़ी सी कवरेज दी, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से यह एक मैसिव अचीवमेंट था। ऐसे में अपना खुद का चैनल इस तरह के अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने एक प्राउड नैरेटिव के साथ रख सकता है। दूसरा दोस्तों, ये चैनल एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को काउंटर करेगा। इस पर हमने डिटेल में पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि कैसे वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं, कैसे वो हमारी इकोनॉमी को डाउन करने की साजिश रचती हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसमें पूरे फैक्ट और डेटा के साथ बात की गई है। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप कमेंट में प्रोपेगेंडा लिखेंगे तो आपको सीधा लिंक वही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। खैर, मुद्दे पर वापस आते हैं। आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में इंडिया के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलता रहता है। कभी यह कहा जाता है कि इंडिया में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, कभी यह कहा जाता है कि इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये सब नैरेटिव्स हाफ ट्रुथ्स या कंप्लीट झूठ पर बेस्ड होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल चैनल इन नैरेटिव्स को फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग्स के साथ चैलेंज कर सकता है। ये चैनल भारत की इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लेन कर सकता है और दुनिया को यह बता सकता है कि इंडिया एक डाइवर्स, वाइब्रेंट और रेजिलिएंट नेशन है। इसके अलावा यह चैनल भारत की सॉफ्ट पावर को बूस्ट करेगा। सॉफ्ट पावर का मतलब है अपने कल्चर, वैल्यूज और आइडियाज के थ्रू दुनिया को इन्फ्लुएंस करना। हॉलीवुड और अमेरिकन मीडिया ने यह काम अमेरिका के लिए डिकेड से किया है।
एर्गो 2012 में रिलीज हुई, जीरो डार्क 30 अगेन 2012। ये मूवीज इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फिल्म मेकर्स के साथ मिलकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टोरी को प्रेजेंट किया। एर्गो में ईरान में अमेरिकन होस्टेजेस को बचाने के लिए सीआईए का रोल एक हीरोइक और जरूरी ऑपरेशन जैसा दिखाया गया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा इग्नोर कर दिया गया। सेम वे जीरो डार्क 30 की क्रिटिसिज्म हुई क्योंकि इसमें टॉर्चर को इंटेलिजेंस गैदर करने के एक तरीके के रूप में दिखाया गया जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करना था। टॉप गन जो 1986 में रिलीज हुई, ब्लैक हॉक डाउन 2001, इन जैसी फिल्मों ने अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशंस को ग्लोरीफाई किया, जिसमें दुनिया में डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर के रूप में अमेरिका का इमेज और ज्यादा स्ट्रांग हुआ। हालांकि बॉलीवुड ने भी भारत की सॉफ्ट पावर को थोड़ा बहुत बढ़ाया है, लेकिन एक न्यूज चैनल इसे एक स्टेप आगे लेके जाएगा। यह चैनल इंडियन फिलॉसफी, योग, आयुर्वेद और इंडियन वे ऑफ लाइफ को प्रमोट कर सकता है। इससे ना तो सिर्फ भारत की ग्लोबल इमेज इंप्रूव होगी, बल्कि टूरिज्म, ट्रेड और डिप्लोमेसी में भी फायदा होगा। वहीं यह चैनल इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को सपोर्ट करेगा। आज के समय में इंडिया एक इमर्जिंग सुपर पावर है। हम G20, ब्रिक्स और क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जब बात ग्लोबल नैरेटिव की आती है तो हम अभी भी वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स पर डिपेंडेंट हैं। एक अपना चैनल भारत के फॉरेन पॉलिसी को दुनिया के सामने रखेगा। मिसाल के लिए इंडिया अफ्रीका या साउथ एशिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फंड करता है, तो यह चैनल इन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर सकता है और दुनिया को बता सकता है कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर है। चलिए एक इमेजिनरी सिनेरियो सोचते हैं। मान लीजिए 2027 में भारत अपना इंटरनेशनल न्यूज चैनल भारत विजन लॉन्च करता है। यह चैनल 24/7 हिंदी, अरबिक, स्पेनिश, फ्रेंच आदि में ब्रॉडकास्ट करता है। इसके ब्यूरोस न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, टोक्यो, नैरोबी, केप टाउन आदि में है। इसके एंकर्स वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट हैं और इसका कंटेंट हाई क्वालिटी है। हर दिन यह चैनल इंडिया के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करता है, जैसे कि इसरो के मिशंस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, और साथ ही यह चैनल कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माइनॉरिटी इश्यूज पर बैलेंस्ड रिपोर्टिंग करता है, जो इंटरनेशनल मीडिया के वन साइडेड नैरेटिव्स को चैलेंज करता हुआ दुनिया के सामने सच्चाई रखेगा। यह चैनल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता है इंडियन कल्चर, हिस्ट्री और फिलॉसफी पर, जो दुनिया भर में वायरल होते हैं। रिजल्ट, दुनिया का इंडिया के प्रति नजरिया बदल जाएगा। लोग इंडिया को एक मॉडर्न, इनोवेटिव और इंक्लूसिव नेशन के रूप में देखने लगे। इंडिया का टूरिज्म बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और इंडिया का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रो करता है। सोचिए अब अगर यह हकीकत में हो जाए तो एज अ इंडियन हमारे लिए यह कितने प्राउड की बात है। इस मामले में हमें चाइना से सीखना चाहिए। चाइना का प्राइमरी इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क CGTN एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो चाइनीज पर्सपेक्टिव्स को ग्लोबल इंफ्लुएंस तक लेके जाता है। यह ब्रॉडकास्टर सेंसिटिव इश्यूज जैसे कि शिनजियांग के मैटर पर काफी फोकस करता है। CGTN डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज और सिक्योरिटी मेजर्स को भी हाईलाइट करके एक पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश करता है, खास तौर पर उइगुर कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। इसका मेन मोटिव है दुनिया को यह दिखाना कि चाइना के पॉलिसीज और एक्शंस जस्टिफाइड हैं और बेनिफिशियल भी। 2017 से जब चाइना में कलेक्टिव डिटेंशन कैंपेन शुरू हुआ, चाइनीज पार्टी स्टेट ने एक नए ईस्ट तुर्किस्तान शिनजियांग का नैरेटिव बनाया है। इस नैरेटिव में उइगुर्स को री एजुकेट और आइडियोलॉजिकली सही दिखाया जाता है। यह एक तरह से उन्हें चाइनीज स्टेट के विजन के साथ अलाइन करने की कोशिश है। चाइनीज स्टेट मीडिया, खासतौर पर CGTN, इस नैरेटिव को स्प्रेड करने में सबसे आगे है। CGTN एक इन्फ्लुएंस कैंपेन का मेजर सेंटर है जो यह मैसेज देता है कि उइगुर और शिनजियांग रीजन को री एजुकेशन प्रोग्राम्स के जरिए पॉलिटिकली और कल्चरली प्योरीफाई कर दिया गया। इसके साथ ही यह रीजन अब स्टेट अप्रूव्ड कल्चरल टूरिज्म के लिए ओपन है, जहां विजिटर्स को चाइना का केयरफुली क्यूरेटेड वर्जन दिखाया जाता है। ये कैंपेन्स इंटरनेशनल ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि शिनजियांग में सब कुछ नॉर्मल है और वहां के लोग बहुत खुश हैं। हालांकि ये स्ट्रैटेजी हर जगह सक्सेसफुल नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज में CGTN के एफर्ट्स को अक्सर प्रोपेगेंडा के रूप में दिखाया जाता है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये नैरेटिव्स ग्राउंड रियलिटी से काफी अलग हैं और ह्यूमन राइट वायलेशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से CGTN की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाए जाते हैं। वेस्टर्न मीडिया और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स में री एजुकेशन कैंप्स, फोर्स्ड लेबर्स और कल्चरल इरेजर के एलिगेशंस काफी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, जो चाइना के नैरेटिव के बिल्कुल अपोजिट है। दोस्तों, रशिया टुडे या RT, रशियन फंडेड न्यूज चैनल जो वेस्टर्न नैरेटिव्स को चैलेंज करने के लिए ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स देता है। यह मल्टीपल लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करता है और ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करता है। लेकिन RT भी प्रोपेगेंडा के एक्विजिशन से जूझ रहा है। बट चाइना एंड रशिया के अप्रोच से इंडिया भी कुछ सीख सकता है, खास तौर पर अपने नैरेटिव्स को ग्लोबल स्टेज पर इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए।
इसी के बाद दोस्तों प्रोपेगेंडा के टैग से बचने के लिए इंडिया को अपने मीडिया स्ट्रैटेजी और ऑथेंटिसिटी में और फैक्चुअल रिपोर्टिंग पर फोकस करना चाहिए दोस्तों। लेकिन यहां हमें यह भी समझना चाहिए कि ग्लोबल इंडियन न्यूज चैनल बनाना एक बड़ी बात है, लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड कुछ चैलेंजेस भी हैं और उनके हमें सॉल्यूशंस भी ढूंढने पड़ेंगे। सबसे पहला चैलेंज है फंडिंग का। बीबीसी, अल जजीरा या सीजीटीएन के पास बहुत बड़े बजट्स हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सोर्सेज से आते हैं। ऐसे में इंडिया को भी अपने चैनल के लिए सॉलिड बजट सपोर्ट चाहिए। सॉल्यूशन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल। गवर्नमेंट और रिलायंस, टाटा या अडानी जैसी कंपनीज मिलकर पैसे लगा सकते हैं ताकि चैनल फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। दूसरा इशू है क्रेडिबिलिटी का। अगर चैनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो प्रोपेगेंडा का टैग लग सकता है। इसका सॉल्यूशन है एडिटोरियल इंडिपेंडेंस। एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बोर्ड के अंडर चैनल चलाना चाहिए विद फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग एंड बैलेंस्ड कवरेज ताकि लोग भरोसा करें। तीसरा, ग्लोबल रीच को बढ़ाना भी बड़ा चैलेंज होगा। बीबीसी और सीएनएन के पास वर्ल्ड वाइड नेटवर्क्स हैं। इंडिया को अपना चैनल दुनिया तक लेके जाना होगा और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर और ओटीटी का यूज करना एक अच्छा ऑप्शन है। प्लस रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट बना के ग्लोबल साउथ के ऑडियंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टैलेंट का सीन है। वर्ल्ड क्लास जर्नलिस्ट, एंकर्स और क्रिएटर्स चाहिए। इंडिया के मीडिया में ऑलरेडी बहुत टैलेंट है, बस उसको इंटरनेशनल ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन से पॉलिश करने की जरूरत है। एक ग्लोबल चैनल के लिए कंपटीशन एक मेजर चैलेंज है। बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा से टक्कर लेना आसान नहीं है। हालांकि अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग, इंडिया की डाइवर्सिटी, हिस्ट्री, मॉडर्निटी से हम ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। अब दोस्तों एंड की तरफ बढ़ते हुए सारी बातचीत का कंक्लूजन यह है कि भारत को अपना एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल न्यूज चैनल अर्जेंटली चाहिए जो हमारी कहानी, हमारे पर्सपेक्टिव से दुनिया को सुना सके। आज के टाइम में जहां मीडिया सॉफ्ट पावर का गेम चेंजर है, हम और नहीं वेट कर सकते। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया के अचीवमेंट्स, कल्चरल रिचनेस और जियोपॉलिटिकल स्टैंड्स को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करे, ना सिर्फ गलत नैरेटिव्स को काउंटर करे बल्कि ग्लोबल स्टेज पर हमारी क्रेडिबिलिटी और इन्फ्लुएंस को बढ़ाए। लेकिन यह ड्रीम तभी रियलिटी बनेगा जब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और हम सब लोग इसके लिए एक साथ काम करेंगे। So that was analysis for today's video. I hope you like it. अब आपके क्या विचार हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। Till that time, take care of yourselves. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।